नमस्कार। कक्षा 6 से 12 के इतिहास विषय के मिक्स प्रश्नों की सीरीज में ये अगला पड़ाव। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? देखिए, दिनार, रूपक, कारसापण, निस्क। तो यहाँ गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता था दिनार। क्या नाम है? दिनार। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि गुप्तकालीन जो चांदी के सिक्के थे उन सिक्कों को रूपक कहा जाता था। क्या कहते थे? रूपक। नेक्स्ट, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्तकाल। ठीक है, यानी मंदिर निर्माण की कला का जन्म सबसे पहले गुप्तकाल में हुआ था। देखिए, भारत के अंदर जो मंदिर निर्माण की शैलियां हैं वो 3 शैलियां प्रचलित हुई है। नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। ये मंदिर निर्माण की शैलियां प्रचलित हुई है। जहां तक हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की जो शैली प्रचलित हुई है वो शैली है नागर शैली। देखिए, नागर शैली के मंदिरों के अंदर जो शीर्ष भाग है वो लगभग इस प्रकार का होता है कि इसमें जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वो पतला होता जाता है, जबकि नीचे का भाग है वो चौड़ा हो जाएगा। इस प्रकार के मंदिर नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर। देखिए, यहाँ ये जो मंदिर दे रखे हैं वो मंदिर गुप्त कला के ही हैं, या यूँ कहें कि गुप्त काल के हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे जो उत्तम नमूना है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये जो देवगढ़ है वो ललितपुर झांसी का क्षेत्र है। तो कहीं कहीं ये भी लिखा जाता है देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। ठीक है, तो ये ललितपुर देवगढ़ झांसी के अंदर स्थित है और बेतवा नदी घाटी में स्थित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उन अवतारों के दर्शन यहाँ किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये मंदिर है, इस मंदिर के द्वार पर गंगा यमुना देवियों के जो चित्र हैं वो नक्काशी से उत्कीर्ण किए गए हैं। इस प्रकार गुप्त काल का जो सबसे उत्तम नमूना है वो है देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? ठीक है, देखिए, सर्वाधिक सोने के सिक्कों की जहाँ तक बात है तो वो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए। और ये बहुत ही विशेष बात है कि गुप्तकालीन सोने के सिक्कों का भंडार बयाना, भरतपुर, राजस्थान के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। विशेष ध्यान रखें, गुप्तकालीन सोने के सिक्कों का भंडार कहाँ से मिला है? बयाना, भरतपुर से प्राप्त हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी थी? ठीक है, देखो, यहाँ थानेश्वर, पाटलिपुत्र, उज्जैन और कन्नौज, ये 4 ऑप्शन है। तो यहाँ इस प्रश्न में थोड़ा मतभेद भी आपको हो सकता है। देखिए, प्रारंभ में देखो हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन बाद में हर्षवर्धन की राजधानी क्या हो गई थी? कन्नौज, जो उसकी राजधानी रही है। अगर प्रश्न ये हो जाए हर्षवर्धन की 2 राजधानियां, तो भी आप थानेश्वर और कन्नौज कर सकते हो। लेकिन जब दूसरी राजधानी किसको बनाया गया ये बात आए तो कन्नौज। तो यहाँ हर्षवर्धन की जो बाद में राजधानी बन गई थी वो थी कन्नौज। कन्नौज है वो आधुनिक फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। अगला हमारा प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए, चीनी यात्री ह्वेन सांग के भारत आगमन की बात है वो आए थे हर्षवर्धन के समय। ठीक है, देखिए, इसमें याद रखने का सबसे बड़ा संकेत है ये है ह्वेन सांग, हर्षवर्धन।
तो है से है मिला के रखेंगे तो हमें याद रहेगा। ठीक है, तो ह्वेनसांग है वो एक चीनी यात्री था जो लगभग 629 से रवाना हुआ था और बताते हैं कि 644 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है, लगभग 15 वर्षों का टाइम पीरियड, वो उसका भारत का पीरियड था। और भारत में रहते हुए उसने बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन जानकारियों को तथा उसने अपनी यात्रा विवरण को एक रचना के रूप में लिखा है। और फाइयान की वो रचना कहलाती है CU, यानी चीनी यात्री फाइयान 629 से 644 15 वर्षों के इस दौरान यह भारत में रहा है, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है, अपनी यात्रा विवरण को लिखा है, उसकी रचना का नाम CU है। और ह्वेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे प्रश्न की ओर चलते हैं और ये हमारा है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना करने वाला व्यक्ति है हरिसेन। हरिसेन की जहाँ तक बात करें, हरिसेन गुप्त शासक समुद्रगुप्त का मंत्री था। ठीक है, और समुद्रगुप्त के वो कई पदों पर आसीन था, जैसे महासंधि विग्रहिक मंत्री। ठीक है, वो लगभग 4 पदों पर आसीन था। समुद्रगुप्त है उसको भारत का नेपोलियन भी कहा गया है, जो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कहा है, और समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता भी कहा गया है। एक बात ध्यान रखें, प्रयाग प्रशस्ति, कौशाम्बी प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति ये एक ही हैं। लेकिन जहाँ तक एक बार प्रश्न आया था कि प्रयाग प्रशस्ति मूल रूप से स्तंभ किसका है, तो प्रयाग प्रशस्ति देखिए मूल रूप से मौर्य शासक अशोक का स्तंभ है, जिस पर समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों का उल्लेख करवाया था और इसीलिए ये समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के रूप में ज़्यादा चर्चित है, जिस पे समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था। देखिए, हर्ष है वो प्राचीन भारत में अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक के रूप में माना जाता है, जिसका समय 606 से 647 ईस्वी रहा है। और उत्तर भारत पे लगभग जब अधिकार हो गया तो हर्षवर्धन ने दक्षिणी भारत की ओर अपना प्रसार प्रारंभ करना शुरू किया। लेकिन नर्मदा नदी के तट पर लगभग 618 ईस्वी के आसपास चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ उसका संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में हर्ष हार गया। हर्ष की इस हार का उल्लेख और पुलकेशिन द्वितीय की जीत का उल्लेख ऐहोल प्रशस्ति में किया गया है, जो कि रवि कीर्ति जैन की रचना है। चूंकि अब इस हार के बाद हर्ष का जो राज्य केवल उत्तर भारत तक सीमित रह गया, इसलिए हर्ष को उत्तरापथ स्वामी के नाम से भी जाना गया है। अगला हमारा प्रश्न है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता। देखिए, कन्नौज जो आधुनिक फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, 8वीं शताब्दी के अंदर एक बहुत ही गौरवशाली क्षेत्र के रूप में उभरा। हालांकि ये पहले से ही उभार में आ गया था जब कन्नौज हर्ष के समय राजधानी बना था, क्योंकि सारी राजनीति का धुरी का केंद्र क्या हो गया, ये कन्नौज हो गया था। तो इस कन्नौज को लेकर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट 3 शक्तियों को संघर्षरत होना पड़ा और ये संघर्ष इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में चर्चित हुआ। और ये जो संघर्ष है वो लगभग 200 वर्षों तक चला था। हालांकि इसमें जो अंतिम विजय है वो मारवाड़ के शासक प्रतिहार शासकों के हाथ में लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपना, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो जहां तक एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण की बात है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया। एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है।
और ये जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो लगभग 757 से लगभग 773 के आसपास बनवाया गया माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये एकास्म मंदिर है। कैसा मंदिर है? एकास्म। एकास्म मंदिर का मतलब है ये एक बड़ी चट्टान को काट कर तराश कर बनाया गया है और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? तो 4 ऑप्शनों में देखिए, चोल जो शासक है वो भारत में प्रारंभिक रूप से स्थानीय स्वशासन के रूप में जाने जाते हैं और चोल शासकों के अंदर भी विशेष यदि नाम लिया जाए तो चोल शासक प्रांतक प्रथम है, उसके राज्य को एक स्थानीय स्वशासक राज्य के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? देखिए, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। कहा जाता है कि इराक के शासक थे अल हज्जाज। उन अल हज्जाज को श्रीलंका के शासक द्वारा कुछ भेंट उपहार भेजे गए थे। उन उपहारों को सिंध के लुटेरों द्वारा लूट लिया गया और जब उन लुटेरों की या माल की मांग अल हज्जाज द्वारा सिंध के शासक से की गई या दाहिर से की गई तो उसने इसमें असमर्थता जता दी। इस बात से अल हज्जाज नाराज हुआ और उसने अपने भतीजे या दामाद मोहम्मद बिन कासिम को इधर आक्रमण करने के लिए भेजा और 712 ईस्वी में दाहिर के साथ रावर का युद्ध हुआ जिसमें कासिम की जीत हुई और इसी जीत के साथ सबसे महत्वपूर्ण भारत पर प्रभाव पड़ा कि भारत का इस्लाम धर्म के साथ या इस्लाम जगत के साथ संपर्क हो गया, साथ ही साथ अरब आक्रमणकारों का सिलसिला भी शुरू हो गया। ये एक नेगेटिव प्रभाव भारत पर पड़ा था। ठीक है, तो इस प्रकार पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। इसी के साथ आज का अपना ये सीरीज समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि हमारे ये मिक्स वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो आगे से आगे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।